नमस्कार, मैं हूं पीयूष पांडे और आप देख रहे हैं चुनाव आज तक। चुनाव आज तक में हम एक नई सीरीज की शुरुआत कर रहे हैं जिसका नाम राउंड टेबल। लेकिन ये राउंड टेबल बेसिकली वर्चुअली राउंड टेबल है, जिसमें अलग अलग शहरों के, अलग अलग राज्यों के हमारे जो वरिष्ठ रिपोर्टर्स हैं, वरिष्ठ ब्यूरो चीफ्स हैं, वो हमारे साथ हर हफ्ते जुड़ेंगे और पॉलिटिकल मुद्दों पर, राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा करेंगे। उनके उनके उन मुद्दों पर क्या विचार हैं, क्या वहां लोकल जो इलाकों में क्या चर्चा चल रही है, क्या कयास लग रहे हैं, उन सब मुद्दों पर हम बात करेंगे हर हफ्ते। तो मेरे साथ आप देख रहे होंगे कि कुणाल जुड़े हैं दिल्ली से, समर्थ श्रीवास्तव लखनऊ से, शशि भूषण पटना से, ऋत्विक भालेकर महाराष्ट्र से, मतलब मुंबई से, और कमलजीत संधू चंडीगढ़ से। तो 5 सीनियर रिपोर्टर, सीनियर जर्नलिस्ट मेरे साथ जुड़े हुए हैं। आप सबका स्वागत है मित्रों। और आज आपको ये छूट है कि आप थोड़ी बहुत अंदर की वो बातें बताएं जो टीवी पर नहीं बताते हैं। तो समर्थ, मैं आपसे पहले शुरू करूंगा कि ये जो चल रहा है जयंत चौधरी और अखिलेश यादव के बीच में, ये क्या खेल चल रहा है? जयंत चौधरी कुछ बोल नहीं रहे हैं, डिंपल यादव कुछ बोल रही है, ये खेल, अंदर का खेल क्या है? तो देखिए पीयूष, आज विधानसभा का सत्र भी है लखनऊ में और तमाम समाजवादी पार्टी के नेताओं से इस बारे में सवाल भी किया गया है। इसमें अखिलेश यादव भी शामिल है और सबका जवाब एक ही आ रहा है कि जयंत चौधरी बड़े नेता हैं, राजनीतिक उनकी मजबूत रही है, खानदानी तौर से वो राजनेता रहे हैं, तो वो इस तरह का स्टेप नहीं लेंगे और वो कहीं भी नहीं जाएंगे। डिम्पल यादव का भी बयान आता है दिल्ली से, जिसमें यही बात दोहराती हुई नजर आती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आरएलडी से कोई क्यों नहीं बोल रहा है। हम लोगों ने सुबह से एक बार कोशिश की कि आरएलडी के कोई नेता या विधायक जो सत्र में आए हैं वो बातचीत तो करे कम से कम, पर ये सूत्रों के मुताबिक जानकारी मिली है कि उन विधायकों को एक ऊपर से नसीहत दी गई है, बताया, हिदायत दी गई है कि आप चुप्पी साधे रहिए, फिलहाल अभी कोई बयान नहीं दीजिए। आखिर ये मैसेज विधायकों तक कन्वे करने का क्या ऐसी आन पड़ी कि ये मैसेज कन्वे किया गया है? क्योंकि यूजुअली सत्र में आरएलडी के विधायकों से आप बात करिए, बहुत आराम से बात करते हैं, ऑन कैमरा भी ऑफ कैमरा भी, लेकिन आखिर ऐसा क्या हो गया है कि ये मैसेज दिया गया है कि कोई आरएलडी का विधायक है, कोई आरएलडी यानी का कुछ ना कुछ समर्थ हुआ जरूर है, कुछ ना कुछ है। और पीयूष जयंत चौधरी पीयूष मैं थोड़ा सा इसमें बताऊंगा। पीयूष, जी। इसमें जो सबसे बड़ी बात है ना कि मेरी भी बात हुई कल से लेकर के आज तक, मैं आरएलडी के कई सारे दरवाजे खंगाल चुका हूं और उसमें मैंने भेजा भी था, आज रिपोर्टर को जयंत के घर पे ही भेज दिया था। अंदर बैठे हुए हैं, बसंत कुंज में उनका फार्म हाउस है, अंदर बैठे हुए हैं, लेकिन पार्लियामेंट नहीं आ रहे हैं जब से सेशन में है, और अपने आधिकारिक आवास पर भी नहीं आ रहे हैं जो शाहजहां रोड पर है, वहां पर भी नहीं जा रहे हैं। तो मुलाकात उनकी ना तो अभी कार्यकर्ताओं से हो रही है ना नेताओं से हो रही है। लेकिन एक जो उनकी तरफ से आया, जो उनकी नाराजगी है, वो नाराजगी जो मलिक परिवार है मुजफ्फरनगर का, हरेंद्र मलिक, जिसको जो पहले कांग्रेस के सांसद हुआ करते थे, फिर अब आ गए समाजवादी पार्टी में। पिछली बार चौधरी अजीत सिंह लड़े थे मुजफ्फरनगर से, और इस बार क्या है कि हरेंद्र मलिक को सीट देना चाहते हैं अखिलेश यादव, और सिंबल यूज करना चाहते हैं राष्ट्रीय लोकदल का, और दोनों परिवारों में अदावत बड़ी पुरानी रही है, तो उसको लेकर के खुश नहीं थे। अभी अभी जो मेरी बात हुई है एक जयंत चौधरी के करीबी हैं उनसे, उनका कहना है कि अगर जयंत मान जाते हैं कि 7 सीटें जो दी गई हैं जयंत को, अगर उन पर उन्हीं का उम्मीदवार हो, उन्हीं का सिंबल हो, यानी फ्री हैंड दे दिया जाए, तो शायद बच सकता है समाजवादी पार्टी और आरएलडी का गठबंधन, नहीं तो मुश्किल। जयंत चौधरी भी अजीत सिंह के सुपुत्र हैं, जिन्हें मौसम वैज्ञानिक कहा जाता था भारतीय राजनीति का। तो इस वक्त अगर जो 5 चेहरे मेरे सामने हैं, जो आप लोगों के रूप में, तो हर जगह अलग अलग तरह के मौसम वैज्ञानिक काम कर रहे हैं। शशि, नीतीश और रामविलास पासवान को आप कैसे भूल गए? अभी मैं अलग अलग राज्यों की बात कर रहा हूँ जो जहां से आप प्रतिनिधि हैं, मतलब 5 रिपोर्टर जो हैं। तो शशि, वहां पर तो हमने देख ही लिया नीतीश कुमार के रूप में मौसम वैज्ञानिक कितने जानदार हमारे सामने आए हैं। लेकिन 12 तारीख को लेकर बड़ी अटकलें चल रही हैं, जब फ्लो टेस्ट होगा, और जीतन राम मांझी ने जिस तरह से अलग अलग तरह के हिंट दिए हैं, तो क्या 12 तारीख को कुछ फिर खेला हो सकता है, या सब ये हवाबाजी हो रही है?
देखिए, नीतीश कुमार के बारे में एक बात बहुत दिलचस्प है कि यू टर्न मारते हैं तो पूरे समीकरण बिगाड़ देते हैं पीयूष जी। और नीतीश कुमार मौसम वैज्ञानिक से ज्यादा मौसम बदलने वाले के तौर पे देखे जाते हैं। मतलब वो जो फिजा है वो बदल देते हैं। रामविलास पासवान स्वर्गीय, उनको कहा जाता था बिहार में मौसम वैज्ञानिक। वो पाप लेते थे कि किस पाले में सरकार आने वाली है या कहाँ क्या चीजें होने वाली हैं। नीतीश कुमार इस वक्त तो दिल्ली में है, जहाँ से कुणाल भाई बैठे हुए हैं, और लगातार दिल्ली से अब तस्वीरें भी आएंगी। प्रधानमंत्री से उनकी मुलाकात है, अमित शाह से मुलाकात है और बाकी नेताओं से मुलाकात है। एक दिन का दौरा उनका और एक्सटेंड हो गया है, मतलब वो कल लौटने वाले थे और संभवतः परसों लौटेंगे। लेकिन 12 तारीख पे सबकी नजरें हैं, और वो जो लालू यादव ने दावा किया या तेजस्वी यादव ने कहा कि हम खेला करेंगे बिहार में, उसका असर दिख रहा है। असर सबसे पहले कांग्रेस के ऊपर ही दिखा। कांग्रेस के जो विधायक हैं उनको हैदराबाद भेज दिया गया और वहां वो बिरयानी खा रहे हैं, पूजा पाठ भी कर रहे हैं, और जो वहां से तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। लेकिन बहुत दिलचस्प है कि जो आशंकाएं हैं ना, वो सिर्फ जो विपक्षी खेमा है आरजेडी और कांग्रेस, उसमें नहीं है। ये आशंकाएं बीजेपी के अंदर भी हैं और जेडीयू के अंदर भी हैं। और जहां तक हम जानकारी जुटा पा रहे हैं, पार्टी के कई जो विश्वसनीय बड़े नेता हैं उनको बाजाप्ता विधायकों का एक एक ग्रुप मॉनिटर करने के लिए कहा गया है। जैसे आप सीमांचल के इलाके से अगर आते हैं और बीजेपी के विधायक हैं, तो आपके ऊपर नजर रखने के लिए एक नेता को चिन्हित कर दिया गया। उनको जिम्मेदारी दे दी गई कि भाई आप फला फला विधायकों पर नजर रखिए, उनको टच में रखिए, उनसे बातचीत करते रहिए। कभी शाम में उन्होंने क्या खाया, नाश्ता क्या किया, चाय कैसी थी, मतलब किसी भी तरह से ये ना देखे कि उन किसी का फोन बंद है, या आपको ये ना पता चल जाए कि भाई वो तो आप सोच रहे थे कि वो बीजेपी के साथ है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि एक नए जॉब अपॉर्चुनिटी खुल रही है। मतलब जो होता है ना कि सर्वे कराने वाली एजेंसी, तो जो जासूसी एजेंसी है उनको अपनी पॉलिटिकल ब्रांच, ताकि वो नेताओं के संपर्क में रहें और उनसे बात करके अपना वो है। और देखिए, बीजेपी को नीतीश ने एक फिर से सत्ता मिला दिया। अब कल तक जो सम्राट चौधरी प्रदेश अध्यक्ष थे, मतलब अभी भी हैं प्रदेश अध्यक्ष, लेकिन डिप्टी सीएम की भूमिका में है। उनकी पगड़ी और मुरेठे वाली खबरें तो सबको ही जानते हैं। लेकिन आज उन्होंने एक डिनर पार्टी रखी है पीयूष, और ये बहुत दिलचस्प है कि उसमें उसका मकसद ये है कि बीजेपी के विधायकों को देखा जाए कि किनका मूड क्या है। मतलब दावत इस बात की है कि सम्राट चौधरी प्रदेश अध्यक्ष, मेन्यू क्या है शशि जी, मेन्यू क्या है उसमें? मेन्यू हैप्पीनेस जांचना है कि मेन्यू खुश है कि नाराज है, क्या कर रहे हैं। शशि, आपने बोला ना कि क्या खेला होने की बात, तो जो बांग्ला शब्द था खेला हो गए, वो खेला हर जगह चर्चा में आ गया है। कमलजीत, पंजाब में कोई खेला होने की संभावना लग रही है? क्योंकि रोज हम अलग अलग खबर सुनते हैं कि बीजेपी और शिरोमणि अकाली दल का गठबंधन हो रहा है, हो सकता है। अब कभी कहते हैं कि बिल्कुल नहीं संभव है, शिरोमणि अकाली दल और बीएसपी साथ जाएंगे। क्या है वहां पर माजरा, क्या है? देखिए, यहाँ पे दो ऐसी अलायंस हैं जहाँ पे कभी हाँ कभी ना चलता रहता है। एक तो बीजेपी और अकाली दल, जैसे आप बोल रहे हैं, और अगर बात बननी थी तो बहुत पहले ही बन जाती, क्योंकि आप देखिए हरसिमरत बादल मंत्री भी रही। लेकिन दूसरी ओर अगर हम बात करें आम आदमी पार्टी और कांग्रेस, उनका जो एक लव हिट रिलेशन है वो बहुत ही बढ़िया है। क्योंकि चंडीगढ़ में आपने देखा है कि चंडीगढ़ मेयर को लेकर जिस तरह से दोनों के बीच में सांठ-गांठ रहा, फिर उन्होंने कहा हम एक साथ आएंगे, और हाथों में जीत आते आते वो भी निकल गई। लेकिन पंजाब में जहां तक हम आम आदमी पार्टी से और बाकी लोगों से बात करें, उनकी रीडिंग ये है कि कांग्रेस का तो कुछ होने से रहा, ये आपस में मतभेद करते रहते हैं। अभी भी आप देखिए प्रताप सिंह बाजवा है, राजा अमरिंदर वड़िंग है, नवजोत सिंह सिद्धू के साथ लड़ाई कर रहे हैं। तो ये एक ऐसा खेमा है कांग्रेस का जहां पे आपसी मतभेद, उनको किसी और से लड़ने की जरूरत नहीं, वो आपस में ही लड़ते रहते हैं। तो वहां पे एक और जंग चल रही है। लेकिन आम आदमी पार्टी का अपनी रीडिंग ये है कि अलायंस से इनको कुछ हासिल होना नहीं है, कांग्रेस का कुछ हो नहीं रहा है, ऐसा लीडरशिप इंडिया अलायंस भी ज्यादा कुछ बनता नजर नहीं आ रहा है। लेकिन एक ओवरऑल स्ट्रैटेजी है कि अगर अरविंद केजरीवाल अरेस्ट हो जाते हैं और ऐसी कोई बात बनती है जहां पे उनको आम आदमी पार्टी के साथ दिखना है, तो ओवरऑल अलायंस में थोड़ा बहुत एक दूसरे के साथ हो सकते हैं। वहां पे आम आदमी पार्टी की कंपल्शन है कि भाई कांग्रेस एक बड़ी पार्टी है, नेशनल पार्टी है, अगर वो सपोर्ट करती है। दूसरी ओर अगर हम बात करें कांग्रेस पार्टी की, उनको लग रहा है कि भाई अगर हम इनके साथ अलायंस करते हैं, जो हमारा कोर वोटर बेस है वही हमसे छिन जाएगा। तो ये एक अजीबोगरीब स्थिति है। लेकिन अब पंजाब में लगभग तय है कि ये अलायंस एक साथ नहीं आएंगे। हमने राजा वड़िंग से थोड़ी दिन पहले बात की, ये साथ में नहीं आएंगे। मतलब बीजेपी और
शिरोमणि अकाली दल बिल्कुल साथ आने की संभावना नहीं है, या कांग्रेस और आम आदमी पार्टी बिल्कुल दोनों, या दोनों ही नहीं? दोनों में संभावनाएं कम लगती है, क्योंकि ये अब ऐसी बात तो नहीं है, तो हर महीने एक खबर उड़ती है कि भाई हाँ होने वाला है। आप कभी गूगल कर रहे हैं या कभी आप कहीं सर्च करें तो आपको ये हर महीने ये अफवाह मिल जाएगी कि भाई हाँ साथ आ रहे हैं। और कई मीटिंग्स हुए, कभी लीडर ये बोलते हैं, कभी वो बोलते हैं, आपने तो ये एक क्लैरिटी नहीं है कि साथ आने के चांसेस कम लग रहे हैं। पीयूष वो होता है ना कि वी विल एग्री टू डिसएग्री। अब आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में क्या खेल है ना कि दिल्ली में तो इन लोगों की मजबूरी है, क्योंकि यहाँ पर अगर नहीं साथ में आएंगे तो 7 की 7 सीटें जो हैं वो बीजेपी फिर से उस पर मजबूत दिखाई पड़ रही है। लेकिन पंजाब में क्या है कि पंजाब में मुख्य विरोधी दल भी कांग्रेस है और सत्ताधारी तो आम आदमी पार्टी है ही। ये एक बड़ा उन लोगों के सामने जो सबसे बड़ा संकट है, या आप कहिए कि इस समय जो चिंता की बात है कि अगर साथ आ गए तो आप पूरा का पूरा अपोजिशन स्पेस आप दे देंगे प्लेटर में बीजेपी को या फिर अकाली दल को, तो वो नहीं चाहते। तो जो पहली मीटिंग हुई थी इंडिया अलायंस की, जिसमें कि सीट शेयरिंग पर समझौता की बात करने गए थे, राघव चड्ढा भी थे उसमें, तमाम और भी संदीप पाठक, सौरभ भारद्वाज, आतिशी, ये जो गई थी, उसमें ये बात की गई, कांग्रेस की तरफ से ही प्रपोजल दिया गया कि आप हमारे साथ सीट शेयरिंग ना करें पंजाब में, क्योंकि पंजाब में अगर करेंगे तो फिर वहां पर बीजेपी को आप स्पेस दे रहे हैं बढ़ने का। कम से कम 3 सीटों पर जो गुरदासपुर और उसके आसपास की सीटें, लेकिन सीट शेयरिंग को लेकर अगर कोई एक फॉर्मूला साफ साफ नहीं दिखता तो लोगों के मन में ये आशंका होती है कि ये लोग साथ हैं या नहीं। बेसिकली परसेप्शन का जो पॉलिटिकल खेल है उसमें ये समझ में नहीं आ रहा कि ये साथ है या नहीं है। ऋत्विक, आपके पास मैं आना चाह रहा हूँ कि ये खेला जो हम बात कर रहे थे, तो खेला हो गया कल वहां पर महाराष्ट्र में जब घड़ी चुनाव चिन्ह अजीत पवार गुट के पास चला गया, तो चाचा भतीजे की लड़ाई अब किस मोड़ पर है? जी बिल्कुल, देखिए महाराष्ट्र तो एक फिलहाल ऐसा एक पॉलिटिकल हैपनिंग का हब बना हुआ है जहां हर रोज एक नया खेला देखने को मिलता है। मतलब यहाँ खेला रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। कुछ ही समय पहले हमने देखा कि शिवसेना गुट जो अलग अलग हुए, हमने देखा कि उद्धव ठाकरे जो सुप्रीम कोर्ट में, उसके बाद फिर चुनाव आयोग में और फिर विधानसभा में भी सारा पक्ष का नाम, उनका चिन्ह, उनका फ्लैग, सभी कुछ एकनाथ शिंदे के पास चला गया। एक तरह से रिपीट टेलीकास्ट होते दिख रहा है महाराष्ट्र में अब यही सारी चीजें एनसीपी में होते हुए दिख रही है। 15 तारीख से पहले यहाँ पर विधानसभा अध्यक्ष अपना निर्णय सुनाने वाले हैं। राज्यसभा की चुनाव जो है वो भी घोषित हो चुके हैं, 27 फरवरी को वो होने वाले हैं, और ठीक 8 तारीख को यानी कल से उसका नॉमिनेशन फाइल करने की तारीख है। उससे पहले ही हम देख रहे हैं कि किस तरह से 2 दिन पहले राष्ट्रवादी कांग्रेस यानी एनसीपी के बारे में चुनाव आयोग ये इतना बड़ा निर्णय जो है वो दे देता है, और जाहिर सी बात है फिर एक बार अजीत पवार को इसका फायदा होते दिख रहा है। तो खेला तो हो रहा है, कोई अदृश्य हाथ उसके पीछे, ऐसा सुप्रिया सुले कह रही है, और इस पर बयानबाजी जो है अभी भी जारी है। अब अदृश्य हाथ कौन सा है, कुछ लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ अटकलें लगा रहे हैं। हाथ में से चुनाव चिन्ह कांग्रेस का है। कौन सा हाथ? चुनाव चिन्ह कांग्रेस का है, लेकिन अब सुप्रिया सुले अदृश्य हाथ कर रही है, तो वो क्या बीजेपी का है क्या अदृश्य हाथ? तो वो बड़ा रोचक है। अदृश्य हाथ सब अपनी अपनी अटकलें जो है, नाम ले ना ले। समर्थ, अब ये एक नई कल खबर आई थी जो शाम को बड़ी टीवी पर ब्रेकिंग न्यूज चली कि आप अखिलेश यादव न्याय यात्रा में शामिल होंगे। तो ये भी इन लोगों का समझ में नहीं आता अखिलेश यादव का कि रोज न्याय यात्रा को लेकर के हमको इनविटेशन नहीं मिला। अरे मतलब ये मैं भी नहीं समझ पाता कि ये इतने बड़े नेता लोग हैं सारे, तो इनकी आपस में फोन पे बात नहीं होती कभी क्या कि बॉस इनविटेशन भेजो, हम लोग कुछ करें, या सारी मीडिया में लीक होती है कि जाएंगे फिर आएंगे? क्या है ये? पीयूष, सारी बातें फोन पे होती हैं और ऐसी जगह होती हैं जिसका हम अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। हम लोग के लिए मायावती और अखिलेश यादव बहुत बड़े एक बुरी दुश्मन है आजकल यूपी की राजनीति में, और किसको खबर है फोन पर किससे बात हो रही है। ये तो एक लाइट मूड की बात हुई, लेकिन कहानी इसमें ये है कि अखिलेश यादव ने 2 दिन पहले कहा बयान में कि भाई हमें बड़े आयोजनों का न्योता नहीं मिलता है। उनका कटाक्ष सीधा राहुल गांधी पर था और इस बात पर था कि भाई न्याय यात्रा में हमको इन्विटेशन क्यों नहीं मिला। कहानी इसलिए बढ़ी क्योंकि बंगाल में जो हुआ और बिहार में जो हुआ, कहीं इन्विटेशन मिला कोई गया नहीं, कहीं इन्विटेशन नहीं मिला कोई चला कोई नहीं गया, वो अलग कहानी है। लेकिन यूपी में अब जो हालात हैं
देखिए नीतीश कुमार बैकट्रैक हो गए हैं, एक बड़ा नुकसान इंडिया का दिल्ली को हो चुका है। जयंत चौधरी की खबरें आनी शुरू हो गई हैं। ऐसे में ना समाजवादी पार्टी चाहती है कि कांग्रेस टूटे और ना ही कांग्रेस चाहती है कि समाजवादी पार्टी जीते। यूपी सबसे बड़ा राज्य है, 80 लोकसभा सीटें हैं, तो यहाँ दोनों ही दलों में से कोई भी रिस्क लेना नहीं चाहता है। तो बयान जो दिए गए वो आप बीती हो गई, और जो अब बयान दिए जाएंगे वही शायद आगे की खबर होगी। और इसी लिहाज से कल मल्लिकार्जुन खड़गे का एक लेटर जाता है और उसमें लिखा होता है कि आप चंदौली में 16 तारीख को, यानी चंदौली 50 किलोमीटर बनारस से है, वहां से राहुल गांधी की यात्रा एंटर करेगी यूपी में, और 16 फरवरी को शुरुआत होगी वहां से। अब उसमें होता है कि आप वहां पर एक रैली में आप आइए, साथ में राहुल गांधी के आप वहां पार्टिसिपेट करिए। अब होता क्या है, अखिलेश यादव शर्त तो मानते हैं लेकिन एक शर्त रख भी देते हैं। शर्त क्या रखते हैं, वो जो उसमें रिप्लाई करते हैं तो अगर उस पर गौर करेंगे आप, उन्होंने एक्सेप्ट किया है निवेदन, उनका जो आमंत्रण है, और ये तक कहा है पीडीए को आप आगे बढ़ाइए, इंडिया के बंधन ही आगे बढ़ाइए, लेकिन एक बात लिखते हैं, मैं रायबरेली या अमेठी में यात्रा में शामिल होऊंगा। अब इसके क्या मायने, ये भी समझाना बहुत जरूरी है। देखिए जो चाहते तो चंदौली जा सकते थे, कोई बड़ी बात नहीं थी। बनारस में उनका फ्लाइट को उतरता या स्टॉपर से जाते तो उतरते, हार्डली 50 किलोमीटर का रास्ता है, चंदौली में जाके एक सभा में शामिल होते हैं, उनके लिए आसान भी होगा। लेकिन उन्होंने रायबरेली अमेठी चुना, क्यों चुना, सबसे बड़ा सवाल ये है। देखिए रायबरेली अमेठी दोनों ऐसी लोकसभा सीटें हैं जो अलायंस के बाद भी कांग्रेस को ही जानी है, तो पूरी कहानी पता है, इवन कैंडिडेट कौन होना ये भी पता ही है। अखिलेश वहां पर शामिल इसलिए हो रहे हैं क्योंकि कहीं और अगर वो शामिल है तो राहुल गांधी उस पिक्चर में, बिगर पिक्चर में दिखते हैं, तो शायद उस लोकसभा सीट में कौन समाजवादी पार्टी कैंडिडेट होता, उसको क्या लगता, साइकोलॉजिकली क्या प्रेशर पड़ता, वो सारी चीजें हैं। तो कहीं ना कहीं उस लिहाज से उनको लगा कि हम ऐसी जगह पर राहुल गांधी के साथ जाते हैं जहां पर चुनाव कांग्रेस को ही लड़ना है। तो ये नहीं कहा जाएगा, मान लीजिए हम हार भी गए तो ये ना कहा जाए कि दोनों यूपी के युवराज हैं जो 17 में एक हुए थे वहां पर गए, तो ये दिमाग अखिलेश यादव ने यहाँ लगाया है। राजनीतिक तौर पर कहा जाए तो सपा का स्मार्ट मूव कहेंगे, लेकिन कांग्रेस के पास अब इस वक्त कोई चारा नहीं है कि वो अखिलेश ये तक कहे कि नहीं अब यहाँ नहीं यहाँ आइए। उनके लिए बस सबसे बड़ी चीज इस समय यही है कि अखिलेश यादव ने निमंत्रण स्वीकार करे। देखिए ये चुनाव क्षेत्रीय दलों का नहीं है, ये कांग्रेस को भी पता है, बीजेपी को पता है, सपा बसपा दलों को पता है। कहानी से अभी मैं आता हूँ आपके पास, क्योंकि इससे जुड़ा एक और सवाल है मेरे पास। लेकिन कमलजीत एक बात मैं कहूँगा, समाजवादी पार्टी जो मैं जो एनालाइज कर पा रहा हूँ ग्राउंड से, समाजवादी पार्टी भले चुनाव 80 या 70 साल जो भी सोच सीट पर लड़ेगी, लेकिन समाजवादी पार्टी की जीत तभी होगी अगर समाजवादी पार्टी अपने गढ़ भी बचा लेती है। यानी गढ़ में मतलब मैनपुरी तो आता ही है जो जीती हुई सीट है, कन्नौज, आजमगढ़, फिरोजाबाद, इन सब सीट को अगर सपा हासिल कर लेती है, मुझे लगता है समाजवादी पार्टी मोर देन सेटिस्फाइड होगी, क्योंकि उसके लिए लड़ाई लोकसभा चुनाव की कहीं से नहीं है, उसकी तैयारी 27 के चुनाव की। मतलब आपने एक नई बात कह दी कि अब लोकसभा में वो लगभग पहले से ही बैकफुट पर चल रहे हैं कि उनकी लड़ाई 2027 की है, यानी लोकसभा में वो गढ़ बचाने की लड़ाई है। देखिए अपने गढ़ बचाने की लड़ाई है, जो कि मुश्किल है, 8-10 सीटें भी निकालना उनके लिए मुश्किल। लेकिन कमलजीत मैं आपके पास आ रहा हूँ क्योंकि आपको जाना है मूड ऑफ द नेशन कवर करने के लिए, और एक हमारे वो है गुरु नवजोत सिंह सिद्धू, वो रोज परेशान कर रहे हैं कांग्रेस को अपनी रैलियों से। उनका क्या माजरा है? वो उनको कहीं से खबर आती है कि उनको सस्पेंड कर देना चाहिए, कांग्रेस के नेता कह रहे हैं, वो अपने ही नेताओं के खिलाफ बोलते हैं, ये क्या है कहानी? देखिए नवजोत सिंह सिद्धू हैं, वो एक गले की हड्डी की तरह है कि ना उगलते बनता है ना निकलते बन रहा है। अब ये है कि काफी हद तक वो साइडलाइन रहे, लेकिन अब जब लोकसभा चुनाव एक बार फिर सामने आ गए हैं तो वो अब सक्रिय हो गए हैं, तो अब जगह जगह जाके वो रैली करते हैं। और वो भी अब देखिए, अगर पूरी कांग्रेस पार्टी अगर जगह जगह जाके रैली कर रही है तो वो किसी और जगह जाके रैली करते हैं, तो वो अपनी तरफ से बोल रहे हैं कि मैं कांग्रेस को रिवाइव करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो वहाँ हो गई है। तो जो सिद्धूइज्म है ना, वो सबको डाइजेस्ट नहीं होता है। तो अपने आप में ठीक है, एक बड़े नेता हैं, एक मैवरिक लीडर हैं, और चलिए लोगों को दिलचस्पी बहुत ज्यादा है, लेकिन कांग्रेस को ऐसा लगता है कि उनके काम करने से ज्यादा नुकसान हो रहा है। अगर पूरी पार्टी बोल रही है अलायंस नहीं होना चाहता है, तो वो बोलते हैं अलायंस हो रहा है और अलायंस होना चाहिए। तो वो जो बोलते हैं, वो जो पूरी पार्टी का लाइन है उससे काफी परे है। दूसरे उनको लगता है कि भाई पार्टी, जब वो पार्टी प्रेसिडेंट थे तो पार्टी एकदम लुढ़क गई। आप बताइए, 92 सीटें तो पूरे आम आदमी पार्टी लेकर आई, आम आदमी पार्टी अगर 92 लाई थी 18 लेकर आए, तो यानी इतना लॉस हो गया। और उनको लगा कि ये लैक ऑफ लीडरशिप है, क्योंकि पंजाब का कांग्रेस प्रेसिडेंट होने के अलावा वो सीएम मुख्यमंत्री भी बनना चाहते थे, और उसको लेके काफी खींचातानी हुई, और उसके बाद चरणजीत सिंह चन्नी बन गए। चन्नी से भी वो कांग्रेस रिवाइव नहीं हो पाई।
और अभी भी जो हमने जगह जगह जाके लोगों से बात की है, ऐसा लग नहीं रहा है कि कांग्रेस कहीं एकजुट है और उसका नुकसान इनको अब इलेक्शंस में जरूर होगा। यानी इसका सीधा सीधा फायदा अगर किसी एक पार्टी को हो रहा है तो वो है आम आदमी पार्टी। अगर आप अभी चुनाव की चर्चा कर रहे हैं तो पंजाब बचाओ यात्रा कर रही है, और आप देखिए अटारी बॉर्डर से शुरू करते हुए हरमंदिर साहिब में मत्था टेकते हुए सुखबीर बादल सीधा लगे हुए हैं और अब पहुंचे हैं फिरोजपुर। लेकिन अगर हम बात करें लोगों से भी तो उनको लगता है कि कहीं ना कहीं जो इन पार्टीज हैं, कांग्रेस है, अकाली दल है, इन सबको इतनी बार मौका दे दिया लेकिन इन्होंने कुछ किया नहीं है। तो वहां पे वो आम आदमी पार्टी, एक तो जलंधर के बाईपोल्स हैं वहां पे भी उन्होंने जीत का परचम लहराया। उसके बाद अगर हम अब बात करें तो वो जो 13 सीटें हैं जहां पे पहले 8 कांग्रेस पार्टी को आई थी, अगर वो इस बात वही आंकड़ा ले आए वो बड़ा मुश्किल लग रहा है, क्योंकि एक तो एक डिवाइडेड हाउस की बात है, दूसरी बात ये है कि लैक ऑफ लीडरशिप क्वालिटी है, तीसरी बात ये है कि अगर कांग्रेस सेंटर में नहीं आ पा रही है तो यहाँ के लोग भी उस तरह से आंकते हैं कि ठीक है आम आदमी पार्टी कुछ कर तो रही है, चलो धक्का मुक्की से सही, बाकी सारी चीजों से सही, मेयर पोल का लोगों ने देखा, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी रेस में आगे नजर आ रही है। और हमारा अंदाजा ये है कि आम आदमी पार्टी 13 सीटों में से काफी सीट्स लेकर आएगी। जो 2 पार्टीज हैं, कांग्रेस बीजेपी तो पिछड़े हैं, लेकिन अकाली दल की भी बहुत ज्यादा कोई बहुत बुलंद नहीं है तारे। पर आपने ये तो हिंट दे दिया, मतलब आप ये कह ही रहे हैं कि आम आदमी पार्टी पंजाब में अच्छा प्रदर्शन करेगी। कमल, अगर अब आपको जाना हो तो आप जा सकती हैं, क्योंकि वो आपको मूड ऑफ द नेशन कवर करने के लिए जाना है। तो मेरी चिंता ये थी कि आपसे बात पहले हो जाए ताकि आप हमारे चक्कर में ना फंसी रह जाए। पर हम आपसे एक चीज बोलना चाहेंगे कि अगर पूरा भारत एक तरफ जाता है तो पंजाब एक तरफ जाता है, तो वो जो एक एंटी एस्टैब्लिशमेंट वाली जो थ्योरी है कि अगर बीजेपी की सरकार है तो यहाँ पर उनका कोई अलायंस यहाँ पे नहीं आएगा, और यही वाली बात अगर वहां पे कांग्रेस की सरकार होती तो यहाँ पे स्टेट में नहीं आती। तो ये क्योंकि लगातार अब मोदी सरकार रही है तो ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि आम आदमी पार्टी के ही ज्यादा नंबर आ जाए। हाँ, तो ये फिर अगर मतलब ये फॉर्मूला है तो आपने बता दिया कि पंजाब में क्या होने वाला है। कुणाल, पंजाब का तो क्लियर कमलजीत कर रही हैं, दिल्ली में क्या होने वाला है? क्योंकि दिल्ली में जिस तरह से ईडी की रेड्स, जिस तरह के आरोप प्रत्यारोप लगातार रोज हम देख रहे हैं, क्या दिल्ली में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच गठबंधन होना तय है? और दूसरी बात ये कि क्या आम आदमी पार्टी, क्योंकि 50% वोट से ज्यादा से जीती थी बीजेपी 7 सीटों, मतलब टोटल दिल्ली में जो वोट शेयर था, तो क्या इनके लिए संभावना भी है अगर गठबंधन हो जाता है? देखिए, संभावना है नहीं है ये तो पता नहीं, लेकिन मुश्किल बहुत ज्यादा है। एक तो मुश्किल ये है कि जैसे समर्थ भी बोल रहे थे कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को साथ आना मजबूरी है, और एक तरीके से बात हुई कि नवजोत सिंह सिद्धू की अभी कमल कर रही थी कि वो भी उनको भी साथ लेकर चल रहे हैं। वही कुछ हालत दिल्ली की भी है कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एक दूसरे के लिए मजबूरी है। वो हम कहावत कहते हैं ना कि हमको कोई और नहीं, उनको कोई ठौर नहीं। तो यही हालत है कि अब अगर आप साथ मिलकर के नहीं चलते हैं तो आप साथ की साथ सीटें को फ्री फंड में दे देंगे, कुछ नहीं, वो सीधे सीधे झोली में आप डालने वाली बात हो गई कि आप बीजेपी को दे देंगे। अगर आप मिलकर के लड़ते हैं तो फिर भी कुछ कंसोलिडेशन है जो कि विपक्षी वोटों का है, चाहे वो माइनॉरिटी वोट बैंक हो या दलित वोट बैंक हो, उसको आप कंसोलिडेट करके फिर भी आप उम्मीद कर सकते हैं कि आप एक चुनौती दे पाएंगे। जीतना हारना तो फिर भी आप सुनिश्चित गारंटी नहीं दे सकते, क्योंकि जैसा आपने कहा कि पिछली बार 50% से ऊपर का आंकड़ा गया था। लेकिन इसमें भी एक बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि पिछला जो पूरा इलेक्शन था वो बिल्कुल अलग कंटेक्स्ट में था, बालाकोट और तमाम चीजें उसके पीछे थी। इस बार क्या है उसको भी देखना है कि अगर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस साथ में आती है तो क्या एक भरोसे की बात लोगों में आ पाएगी। लेकिन वो भरोसे की बात तो जगा ही नहीं पा रहे ना, यही तो प्रॉब्लम है। भरोसे की बात पिछले कुछ चुनाव जो हुए हैं, देखिए दिल्ली में क्या है ना कि नरेंद्र मोदी के नाम पर केंद्र में वोट मिलता है, लेकिन दूसरे नंबर पे कांग्रेस रही है। पहले अगर हमने पिछला कुछ चुनाव देखा हो, हालांकि पिछले चुनाव में शीला दीक्षित आई थी, शीला दीक्षित के नाम पर कांग्रेस चुनाव लड़ी थी, तब दूसरे नंबर पर रही थी। लेकिन एक ओवरऑल अगर हम सिनेरियो देखें तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी का विधानसभा में और उसके बाद एमसीडी में पिछले बार जब चुनाव हुआ 2022 में तो अच्छा प्रदर्शन रहा है, बीजेपी को पीछे छोड़ा है। तो अगर दोनों का कैडर साथ काम करता है, आम आदमी पार्टी का और कांग्रेस का,
तो उम्मीद है, ऐसा नहीं है, और एक एंटी इनकम्बेंसी जो सिटिंग ठीक है, उम्मीद तो सांसदों दुनिया के का खिलाफ है। लेकिन क्योंकि चुनाव में बहुत कम वक्त रह गया है, अभी तक अंडरस्टैंडिंग बनी नहीं है, सीट शेयरिंग हुई नहीं है, तो बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन इस पर अपन और बात करते हैं। ऋत्विक, आपसे एक सवाल ये है कि अभी कल परसों की बात है जब प्रकाश अंबेडकर कह रहे थे कि इंडिया अलायंस यहाँ पर कोई उसका वजूद नहीं है, जो उन्होंने वहां पर कहा महाराष्ट्र में, तो क्या महाराष्ट्र में इंडिया अलायंस का वास्तव में कोई वजूद नहीं है, कुछ होता दिख नहीं रहा है, और ये एमवीए वाले जो दल पहले भी साथ में थे वही दल आपस में अपना कुछ सामंजस्य बनाएंगे? जी देखिए, राष्ट्रीय स्तर पर तो ये अब साफ हो रहा है कि इंडिया अलायंस बिखरता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन बात करें अगर महाराष्ट्र की, तो ये तीनों पार्टियां जो अपोजिशन अलायंस में फिलहाल है, महाविकास आघाड़ी में, उनकी एक कंपल्शन है, पॉलिटिकल जरूरत है कि वो फिलहाल साथ रहना चाहते हैं। क्योंकि अगर सामने आप देखें तो रूलिंग अलायंस में शिवसेना में फूट पड़ी है, एकनाथ शिंदे वहां जाकर सीएम बनकर बैठे हैं। यहाँ पर एनसीपी में फूट के बाद अजीत पवार को ताकत दी गई है, उन्हें डिप्यूटी सीएम बनाया गया है। और उसी के साथ आज ही सुबह खबर आई है कि राज ठाकरे ने भी अब ऑफिशियल इनिशियल टॉक्स शुरू कर दिए हैं सीट शेयरिंग को लेकर, या तो वो लोकसभा के लिए हो या तो लोकल बॉडी और असेंबली इलेक्शन के लिए हो। तो वहां पर जो है उनकी ताकत जो है वो बढ़ती नजर आ रही है। ऐसे में अगर यहाँ पर महाविकास आघाड़ी भी बिखर जाए और तीनों पार्टियां अगर सामंजस्य बनाकर सीट शेयरिंग को लेकर अगर अपना एक उम्मीदवार नहीं दे पाए, तो मुझे लगता है यहाँ पर पूरी तरह से साफ हो जाएगा ऑपोजिशन अलायंस। और क्योंकि उनकी ये पॉलिटिकल जरूरत है, वो कोशिश तो कर रहे हैं, बैठकों का सत्र चल रहा है, वो प्रकाश अंबेडकर हो या राजू शेट्टी हो या कई सारी लेफ्ट पार्टीज हो, उन्हें ऑन बोर्ड लेकर साथ में लाने की, अपनी ताकत भी बढ़ाने की कोशिश करते दिख रहे हैं। सिंपैथी है, बिल्कुल है, ग्राउंड पर वो दिखाई दे रही है, लेकिन वो सिंपैथी एनकैश करने के लिए क्या उद्धव ठाकरे के पास, क्या कांग्रेस के पास या फिर शरद पवार गुट के पास उस तरह के कैंडिडेट्स हैं जो वो मैदान में उतर कर उनको चैलेंज दे पाए और वहां पर जीत दर्ज कर पाए। तो बस यही चल रहा है, बातें तो हो रही है लेकिन हल निकलता फिलहाल तो नजर नहीं आ रहा। आपने एक इंटरेस्टिंग लाइन बोली कि सिंपैथी है, उनके साथ सहानुभूति है, लेकिन उनके पास कैंडिडेट है कि नहीं, ये अब नया सवाल है। शशि, आपसे एक सवाल जरूर है कि अब तेजस्वी कह रहे थे कि 12 तारीख को खेला होगा, वो तो 12 तारीख को मालूम पड़ जाएगा कि क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन बिहार में क्या पूरी तरह से मौसम बदल गया है? अब जो नया समीकरण है, क्योंकि जो इतिहास कह रहा है वो यही है कि नीतीश जिसके साथ होते हैं वो बढ़त में, तो क्या अब इंडिया अलायंस का मामला वहां पर भी खत्म हो गया है और अब बहुत ही कंफर्टेबली बीजेपी और जेडीयू बिहार में मतलब अपना रास्ता बना लेंगे, जो बीजेपी के लिए बहुत दिक्कत थी जब तक वो अकेली थी? देखिए, ये बात तो है पीयूष की, पिछली बार देखिए 2019 में 40 में से 39 सीटों पे एनडीए गठबंधन ने कब्जा जमाया था और उस समय नीतीश कुमार बीजेपी के साथ थे। अब बीजेपी की चिंता यही थी, जब नीतीश कुमार ने 22 में पाला बदला और वो आरजेडी के साथ चले गए, तो बीजेपी को ये लग रहा था कि जो प्रदर्शन है 19 वाला वो दोहरा पाएगी, नहीं दोहरा पाएगी। जो बिहार में वोटों का समीकरण है पार्टियों के लिहाज से, उसमें जो अति पिछड़ा तबका है जिसकी 36% हिस्सेदारी है, चूंकि बिहार में जातीय जनगणना भी हो चुकी है, तो अब तो आंकड़े उसको मानने होंगे कि सरकार ने भाई कराई तो ये आंकड़े सामने आए। तो 36% जो अति पिछड़ा की आबादी है, उस सेक्शन के बारे में कहा जाता है कि ये नीतीश कुमार के साथ बिल्कुल इंटैक्ट रहती है। यहाँ पिछड़ा की बात नहीं हो रही, यहाँ अति पिछड़ा की बात हो रही है। और समस्या ये है कि ये अति पिछड़ा जातियां जो हैं वो बहुत कंफर्टेबल नहीं थी नीतीश कुमार के कोर वोटर होने के बावजूद, क्योंकि नीतीश कुमार जो है वो पिछड़ा के साथ थे। मतलब आप समझिए कि लालू यादव या तेजस्वी यादव भले कह रहे हो कि अब ठीक है आरजेडी A to Z की पार्टी हो गई, लेकिन अभी भी वहां पर MY का समीकरण चलता है। और जब आरजेडी सत्ता में रहती है तो यादवों का जो मिजाज रहता है बिहार में, ये बताने की जरूरत नहीं है। और गांव के लेवल पे आप जब ग्रामीण इलाके में जाते हैं बिहार में, तो वहां पर जो अति पिछड़ा की छोटी जातियां हैं उनको समस्या सवर्णों या बाकी लोगों से नहीं है, उनकी मूल समस्या पिछड़ा में आने वाले यादव वाले डोमिनेटिंग कास्ट से है। तो नीतीश कुमार जब आए थे 2005 में, तो उनका इक्वेशन यही था कि उन्होंने यादव विरोधी जो छोटी छोटी जातियां थी, जिसको हम बिहार में पचपुनिया भी बोलते हैं, तो उन जातियों को उन्होंने इकट्ठा किया, उसके बूते उन्होंने अपनी राजनीति बढ़ाई। मतलब
एमवाई के खिलाफ जो अलाइनमेंट कर सकते थे वोटर्स का, वो नीतीश कुमार ने किया और उसी के बूते वो राज करते रहे। अब बीजेपी ये बहुत हद तक एश्योर नहीं हो पा रही थी कि अगर नीतीश अलग रहते हैं तो वो अति पिछड़ा हमको वोट करेगी, वो तबका हमारे साथ आएगा 36% या नीतीश के साथ ही रहेगा मजबूरी में। इसके लिए बीजेपी ने बहुत गणित बिठा है। आप देखिए, जो कुर्मी जिस जाति से नीतीश कुमार खुद आते हैं, उसमें मतलब अवधिया, धमलिया और एक और उपजाति है, उसमें धानु, बिहार में अच्छी तादाद है उनकी। बीजेपी ने नीतीश कुमार को डेंट करने के लिए उस धानुक जाति के नेताओं को आगे बढ़ाया, उससे राज्यसभा के मेंबर बनाए और वो टारगेट कर रहे थे कि कुर्मी में से हम धानु को निकाल लें। यहाँ सब कुछ जातीय समीकरण के लिहाज से होता है, तो ये कोशिश हो रही थी। लेकिन बता रहे हैं शशि, हाँ, तो ये मतलब जिस तरह से जाति फैक्टर काम कर रहा है और बिहार में जिस तरह से करता है, वो अपने आप में मतलब रिसर्च का विषय है। आप अपनी बात पूरी कर लीजिए। लेकिन आप देखिए, बिहार, वही मैं बता रहा था कि बिहार में जब आप समीकरण और वोट और बाकी ध्रुवीकरण की बात करते हैं तो वहां जाति वाला फैक्टर हमेशा रहता है, इससे कोई इंकार नहीं कर सकता। अब नीतीश कुमार को साथ लाने के बाद जो बीजेपी के पास है वो बहुत बड़ा एक चंक दिखता है। उनको ऐसा लग रहा है कि ये लोकसभा चुनाव के पहले, एक तो ठीक है मोदी सरकार के कामकाज या कई बार जो केंद्र सरकार के जब चुनाव होते हैं, आम चुनाव होते हैं, तो उसमें राज्य के मुद्दे बहुत इफेक्ट नहीं करते हैं, ये भी होता है, ये हमने देखा है, ये 14 में भी देखा है, हमने 19 में भी देखा है। मोदी के नाम पे बहुत सारी चीजें निकल जाती हैं, ऐसे ऐसे सांसद जीत जाते हैं जिन सांसदों ने अपने क्षेत्र में कोई काम नहीं किया है, सिर्फ मोदी का नाम लेते हैं और जीतते हैं, ये उनको भी पता है। तो लेकिन अब गारंटी इसलिए नीतीश कुमार के साथ आने से कि नीतीश कुमार के साथ वो 55 वोटर जुड़ा हुआ है, अति पिछड़ा का तबका जिसमें 36% है। जो सवर्ण वोटर है उसकी मजबूरी है, वो बीजेपी जहां रहेगी वो वोट करेंगे, आप उनको कुछ दीजिए मत दीजिए वो कोई फर्क नहीं पड़ता। उनकी लाख नाराजगी हो सकता है कोई प्रतिशत ऐसा हो पॉइंट में जिसमें नाराज होकर वोटर बूथ तक न जाए, वो बहुत इफेक्ट नहीं करता है, उनको मजबूरी है, उनको वोट वो करते हैं। अब पिछड़ा में जो जातियां हैं, उन पिछड़ी जातियों में कुर्मी के भी नेता नीतीश कुमार हैं, तो वो नीतीश कुमार के आने से वो चीजें जुड़ जाती हैं। एक यादव कम्युनिटी है, ये तो यानी अब ये है कि इसको बीजेपी और नीतीश को अब फायदा होने वाला है, मतलब साथ आने के बाद। मतलब अगर मैं अंदर अगर मैं सीधा सवाल पूछूं, कितनी सीटें जीत सकते हैं? आपकी अटकल या आपकी भविष्यवाणी क्या है? अब क्योंकि 3 महीने पहले साथ आ गए हैं, पिछली बार काफी पहले से था गठबंधन, अब और नीतीश कुमार के बारे में मौसम बदलने वाला आपने कह दिया, लेकिन लोगों के मन में भी क्या एक धारणा है कि ये पाला बहुत जल्दी बदल देते हैं, इनका अपना स्वार्थ देखते हैं, तो क्या इसका कुछ फर्क पड़ेगा या इससे कोई लेना देना नहीं है? वो जितनी सीटें जीतनी है वो जीतेंगे। देखिए, नीतीश कुमार के आने से उनके पाला बदलने से उनके वोटर्स पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये हमने आजमाया हुआ है, देखा हुआ है। नीतीश कुमार जहां रहते हैं उनके जो वोटर्स हैं वो आप जितना भी मान लीजिए, जो भी उनका दावा हो या जो आप अपनी समझदारी से आप समझ लीजिए, वो वोटर्स जाते हैं उनके साथ। तेजस्वी यादव के साथ नुकसान ये हुआ है पीयूष कि तेजस्वी यादव 20 में चुनाव हार गए थे, मतलब मुख्यमंत्री नहीं बन पाए थे, उनका ग्राफ बहुत तेजी से ऊपर जा रहा था। लेकिन हुआ ये कि तेजस्वी यादव 22 में नीतीश कुमार के साथ चले आए, और जिस दिन से उन्होंने नीतीश कुमार के साथ सरकार में वो आए, वो जो नीतीश की एंटी इनकम्बेंसी है बिहार में, जो कई मुद्दों पे नीतीश कुमार को लोग नापसंद भी करते हैं, ऐसा सेक्शन भी बड़ा सेक्शन है, तो वो जो एंटी इनकम्बेंसी है वो तेजस्वी ने अपने माथे पे ले लिया और तेजस्वी का ग्राफ नीचे चला गया। अब जिस समय आकर के तेजस्वी अलग हुए हैं, इसका बहुत फायदा उनको मिलेगा, ये हम फिलहाल नहीं कर सकते। हाँ, फायदा बीजेपी को जरूर मिलेगा। और आप जो पूछ रहे हैं सवाल सीधा, तो भविष्यवाणी करने की तो शक्ति बहुत लोगों में नहीं होती, हमारे अंदर भी नहीं है, लेकिन वो आंकड़ा 30-34 से ऊपर ही रहेगा। अगर बहुत तेजस्वी रिवाइव करने की कोशिश भी करते हैं तो 35 सीटें एनडीए के पास की जरूरत ही नहीं है। 33-34 आप कह ही रहे हैं, तो मोटे तौर पर हम मान सकते हैं कि 34-35 का आंकड़ा रहेगा। ये अपना जो वर्चुअल गोलमेज सम्मेलन है, इसको हम आप कंक्लूड करते हैं। कुणाल, आपसे और ऋत्विक, आपसे एक सवाल बस मेरा ये, कुणाल पहले आपसे पूछ लेता हूँ कि दिल्ली में इस वक्त जो ईडी की कार्रवाई हो रही है, जो पूरा रोज आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, और उसको आप, क्योंकि आप फील्ड पे भी रहते हैं, जनता किस तरह से रिसीव कर रही है, परसीव किस तरह से कर रही है ये पूरे लड़ाई झगड़े? देखिए, एक बात तो बिल्कुल साफ है कि अरविंद केजरीवाल की लोकप्रियता अभी भी दिल्ली में बनी हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और एक जो बड़ा तबका है जिसको हम लाभार्थी कहिए
ये लाभार्थी बाद में आया जब बीजेपी लेकर के आया, लेकिन जो ओरिजिनल लाभार्थी तबका जो जिसने वोट करना जो शुरू किया केजरीवाल ने वो create किया था, अरविंद केजरीवाल ने ही क्रिएट किया। तो वो उनके साथ अभी भी है, जो निचला तबका है, जो झुग्गी झोपड़ी जिसको कहते हैं या अनथराइज कॉलोनी कहते हैं, उसका वोटर अभी भी साथ है, क्योंकि उसको अभी भी फायदा बड़ा मिलता है। तो ये निश्चित तौर पर ये दिखाई पड़ रहा है कि ईडी की जो का जो पूरा मामला है वो अलग अलग राज्यों में इंक्लूडिंग दिल्ली वो विपक्ष को परेशान करने के लिए किया जा रहा है। और खासतौर पर जब ये पूरा मामला जब अरविंद केजरीवाल के इर्द गिर्द आता है, तो एक सबसे बड़ी बात कही जाती है अरविंद केजरीवाल के बारे में कि वो जिस समय प्रेशर में रहते हैं तो अच्छा खेलते हैं। वो होता है ना क्रिकेट में कि कुछ बल्लेबाज धोनी की तरह होते हैं, जब प्रेशर ज्यादा डालो तो उनका परफॉर्मेंस सुधर जाता है। तो जितना प्रेशर में डालिएगा अरविंद केजरीवाल को, तो उस समय उनका परफॉर्मेंस थोड़ा अच्छा होता है। तो ये उनको लगता है कि ऑफेंस इज द बेस्ट डिफेंस। ये कहना है कि जब तक प्रेशर डाला जा रहा है, जब तक वो खेल रहे हैं, तो हो सकता है अच्छा परफॉर्म करें, लेकिन अगर उनको ग्राउंड से बाहर हटा दिया गया यानी तो मुश्किल है अगर जेल पहुंचा दिया गया तो वो कैसे खेलेंगे नहीं खेलेंगे, ये एक अलग बिल्कुल रिटायर्ड हर्ट होने से बचना है उनको। ऐसा नहीं कि वो जोश में होश गवा बैठा और रिटायर्ड हर्ट होता है। जिस तरह से वो समन पे जा नहीं रहे हैं, मुझे ये मेरी पर्सनल सोच है, मैं सही गलत हो सकता हूँ, कि शायद सरकार और ईडी भी नहीं चाहती कि वो अभी आ जाए पूछताछ के लिए, ताकि उनके पास एक मोरल ग्राउंड रहे कि देखिए 5 बार हमने समन दिया, ये नहीं आए, और 6ठी बार जब उनको मुफीद लगेगा, जब उनको परफेक्ट टाइमिंग लगेगी ईडी को कि हमको गिरफ्तार करना है, तो उनके पास एक मोरल ग्राउंड होगा। देखिए 6 बार हमने समन दिया था, 7 बार समन दिया था, और अरविंद केजरीवाल नहीं, लेकिन कोर्ट भी पहुंच गई, ईडी कोर्ट भी पहुंच गई, और आज उस पर फैसला भी आना है कि जो 5 बार समन दिया गया और केजरीवाल नहीं आए हैं, तो कोर्ट पहुंची। और पहली दफा है कि ईडी कोर्ट पहुंची है किसी के लिए कि देखिए हमने इतनी बार समन दे दी। मुख्यमंत्री है तो मुख्यमंत्री एक बेसिक प्रोटोकॉल तो वैसे भी रहेगा कि आप मुख्यमंत्री को गिरफ्तार अगर करना चाहते हैं तो ये इतना आसान नहीं है। और फिर वो दिल्ली का मुख्यमंत्री सेंटर में है, जहां पर मीडिया बहुत प्रभावशाली है। अरविंद केजरीवाल खुद मीडिया में उनके अच्छे कॉन्टेक्ट्स हैं, वो जानते हैं मीडिया का इस्तेमाल करना। तो और जो उनकी डिजिटल आर्मी है वो भी बहुत एक्टिव है। तो उनको गिरफ्तारी अगर उनकी होती है तो बहुत सोच समझ के ईडी करेगी, तमाम लूपहोल्स अपना दुरुस्त करेगी। चलिए इसको अपन वार्ता को समाप्ति की तरफ ले जाते हैं। ऋतिक, आखिरी सवाल आपसे कि शशि ने बहुत जिक्र किया था बिहार में कास्ट पॉलिटिक्स का। बिहार में जिस तरह से कास्ट पॉलिटिक्स है वो अपने आप में मतलब बहुत ही चौंकाने वाली विषय है बिहार के बाहर के लोगों के लिए। लेकिन महाराष्ट्र में क्या कास्ट पॉलिटिक्स का कोई असर है? क्योंकि जिस तरह से मराठा आंदोलन हुआ, जिस तरह से मराठा आंदोलन को टैकल किया गया, उसके बाद आरोप लग रहे हैं कि वह अध्यादेश में भी कुछ नहीं है। तो वहां पर क्या है, क्या कास्ट पॉलिटिक्स का कोई असर महाराष्ट्र की राजनीति में दिखेगा लोकसभा चुनाव के मद्देनजर? आपकी आवाज नहीं आ रही जी। थोड़ा पीछे ले जाना चाहूंगा और 2019 की अगर बात करें तो मैं आपको बता दूं कि देवेंद्र फडणवीस और उद्धव ठाकरे की जब सरकार थी सेना बीजेपी की, तब से ये मुद्दा उठा हुआ है। 2017 से मराठा आरक्षण की मांग जोरों पर है। फडणवीस सरकार ने उसे लागू भी कर दिया, जिसे हाईकोर्ट ने भी हाईकोर्ट में भी उसको जो है मिला था, और आगे जाकर सुप्रीम कोर्ट में उस पर स्टे लाया गया। तो कहीं ना कहीं मराठा आरक्षण देने के बावजूद हमने क्या देखा 2019 की लोकसभा या विधानसभा इलेक्शन में, बीजेपी को इतना फायदा नहीं हुआ। हालांकि उन्होंने एक ऐतिहासिक निर्णय किया था, जो 3 दशक से जो मांग चल रही थी महाराष्ट्र में, उसके ऊपर हल निकालकर उन्होंने ये आरक्षण लागू कर दिया था। लेकिन 126 से लेकर बीजेपी रुकी 105 तक, और कहीं ना कहीं ये सीटें घटती नजर आई। अब ऐसे में फिर से ये मांग उठी है, हालांकि कुणबी सर्टिफिकेट्स देकर ओबीसी में ये आरक्षण दिया जाए, इस प्रकार की ये मांग है। तब हमें देखने को मिल रहा है कि अब नया मराठा चेहरा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के तौर पर बीजेपी ने सामने रखा हुआ है, और वो इस पूरी चीज को हैंडल कर रहे हैं। जबकि सरकार में शामिल ओबीसी मंत्री जो है छगन भुजबल, जो अजित पवार गुट से आते हैं, वो इस मराठा आरक्षण का विरोध भी कर रहे हैं। तो सरकार में ही एक तरफ से देखा जाए तो नूरा कुश्ती चल रही है, और हैंडल दोनों भी नेता जो है, चाहे वो ओबीसी के हो चाहे वो मराठा के हो, वो सरकार में ही शामिल है। यहाँ पर भी कहीं ना कहीं विपक्ष जो है वो नदारद नजर आ रहा है
एनकैश नहीं कर पा रहा है इस मुद्दे को। और क्योंकि अब वोट कंसोलिडेट हो रहे हैं मराठा आरक्षण की वजह से, और जिसका फायदा बीजेपी को पता है उनको नहीं होने वाला, तो कहीं ना कहीं खुद देवेंद्र फडणवीस मैदान में उतरकर ओबीसी वोटों को कंसोलिडेट करने की कोशिश कर रहे हैं। वो समर्थन दे रहे हैं छगन भुजबल को। बिहाइंड द कर्टन्स कहीं ना कहीं बीजेपी ही उन्हें चला रही है, इस तरह की भी चर्चाएं राजनीतिक गलियारों में सुनने को मिल रही है। तो कुल मिलाकर हाँ, आपने कंक्लूडिंग पॉइंट दे दिया कि विपक्ष नदारद है और वो एनकैश नहीं कर पा रहा है, जो मुद्दा है भी। और ये कमोबेश हर जगह हालत यही है कि विपक्ष नदारद है, वो जो मुद्दे हैं, सही मुद्दे हैं, उनको कैश नहीं कर पा रहा, और कहीं ना कहीं बीजेपी को उसका लाभ मिल रहा है। तो मुझे लगता है कि आज की चर्चा जो हमने वर्चुअल गोलमेज सम्मेलन किया है ये इसका उद्देश्य यही था कि जो अलग अलग राज्यों के मुद्दे हैं उन पर थोड़ी सी लाइटर मोड में चर्चा कर ली जाए। तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालने के लिए, जुड़ने के लिए। हर हफ्ते हम लोग यही कोशिश करेंगे कि जो प्रोमिनेंट हिंदी भाषी राज्य हैं, और कोशिश करेंगे कि एक दक्षिण भाषी राज्य से भी हमारे ब्यूरो चीफ या वरिष्ठ रिपोर्टर जुड़े और वहां का हाल माहौल जमीन पर क्या है वो बताएं। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चुनाव आज तक।